तो कुछ दिन पहले मैंने रेडिट पे एक क्वेश्चन पढ़ा, वाई सो मच हेट अगेंस्ट बिहारीज, बिहारियों के प्रति इतनी नफरत क्यों। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जिस इंसान ने ये क्वेश्चन पूछा उसने ये सिर्फ पंजाब के लोगों से पूछा है। पर ये बात हम सब जानते हैं कि ये हेट सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, पूरे भारत में बिहारी लोगों को नीची नज़रों से देखा जाता है। अभी कुछ दिन पहले बिहारी माइग्रेंट्स को तमिलनाडु के अंदर मारा जा रहा था। It's been 2 to 3 days now that alleged videos of attacks on migrants from Bihar working in Tamil Nadu have gone viral. महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसे ही केसेस आते रहते हैं। दिल्ली के अंदर तो इनफैक्ट बिहारी शब्द को एज ए गाली यूज किया जाता है। अबे चल ना बिहारी, और आज के बाद ना मेरे को कॉल मत कर दियो, ठीक है? चल बिहारी साला। विकिपीडिया पर पूरा एक पेज है एंटी बिहारी सेंटिमेंट को लेके। तो क्वेश्चन घूम फिर के वहीं आता है कि अपने ही देश के लोगों से इतनी नफरत क्यों। बिहार के लोग बड़ा प्राउड होते हैं अपने स्टेट को लेके, अपनी हिस्ट्री को लेके, और जब भी कहीं पे ये बात आती है कि बिहार इतना पीछे क्यों है तो लोग बड़ा डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। ये कहने लगते हैं कि सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस भी तो बिहार से निकलते हैं। लोग आपको बिहार की हिस्ट्री बताने लगते हैं कि बौद्ध गया में आके गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला। अशोका और चंद्रगुप्त जिन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य बनाए, उसकी कैपिटल भी पाटलिपुत्र थी, यानी आज का पटना। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह वो भी पटना में पैदा हुए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, वो भी यहीं पे है। ऐसे ही काफ़ी सारी बातें और हैं हिस्ट्री की, जिसकी वजह से एक बिहारी इंसान काफ़ी प्राउड महसूस करता है। बट प्रॉब्लम भी तो यही है, ये सारी बातें बस हिस्ट्री की हैं। आज का बिहार कम्प्लीटली डिफरेंट है। लिटरेसी रेट बिहार का पूरे इंडिया में सबसे कम है। फर्टिलिटी रेट 3.0 ये भी सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने बिहार और यूपी जाने वाली ट्रेन को देखा है तो इस प्रॉब्लम का आइडिया होगा। सबसे ज़्यादा गरीबी किसी स्टेट के अंदर है तो वो भी बिहार में। ऐसे ही और भी पैरामीटर्स हैं जिसमें बिहार सबसे नीचे आता है। और एक जो ये बात कही जाती है कि सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस बिहार से निकलते हैं, तो ये काफ़ी प्राउड होने वाली बात है। लेकिन इसमें प्राउड होने वाला है क्या? इसका मतलब बस यही हुआ कि सरकार ने अच्छी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ लगवाई नहीं है, तभी तो लोग प्राइवेट नौकरी कर नहीं पा रहे हैं। और इसकी वजह से लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं ताकि कोई रोज़गार मिल पाए। कोई सरकार की सेवा नहीं करना चाहता है, लोग अपनी सेवा करना चाहते हैं। गरीबी से निकलने का एक ही तरीका है, सरकारी जॉब। और ये सरकारी नौकरी का फैसिनेशन इतना ज़्यादा है कि जो इंसान गरीब है वो भी अपने बच्चे को पैसे देके ट्यूशन के अंदर भेज देता है। और अगर गलती से उस बच्चे का पेपर नहीं निकला तो अपने घर वालों की गालियाँ सुनो, समाज की गालियाँ सुनो। पेपर तो निकलता नहीं है लेकिन एज ज़रूर निकल जाती है। और फिर यही इंसान अब क्या करे, मजबूरी में शहर आना पड़ता है और काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको सरकारी जॉब मिल गई तो फिर आईएएस ऑफिसर को 1 से 3 करोड़ रुपए के बीच में दहेज में मिलेंगे, आईपीएस ऑफिसर को 80 से 2 लाख और आईआरएस को 50 से 80, और इसी तरीके से आप लिस्ट देख सकते हो। और बिलीव मी, ये तो बहुत ही कम रेट दिखाया गया है, आज की डेट में इससे ज़्यादा ही पैसा मिलता है। अगर आपकी सरकारी जॉब नहीं निकली तो फिर आपको इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनना पड़ेगा। कई घर वाले अपने बच्चों को इंजीनियरिंग सिर्फ इसलिए करवाते हैं ताकि मोटा दहेज मिल पाए। तो ऑब्वियसली वुमेन्स राइट में भी बिहार सबसे नीचे ही आता है। जो भी स्टेट या कंट्री में वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता है वो हमेशा आपको नीचे ही मिलेगा, क्योंकि सोशल चेंज लाने के लिए आपको वुमेन एम्पावरमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस जगह में औरतों को इज्जत कम मिलती है, सेफ्टी कम मिलेगी, वो जगह हमेशा इकोनॉमिकली पुअर ही परफॉर्म करती है। दहेज को एक प्रथा बोलते हैं, जिसका मतलब रीति या रिवाज होता है। एक बाप अपनी बेटी भी दे और उसके बाद पैसे भी दे। इससे बड़ा स्कैम 21st सेंचुरी में और क्या हो सकता है। ये तो एक सोशल प्रॉब्लम है, ऐसे ही कई और सोशल प्रॉब्लम है। फिर गवर्नमेंट की भी अच्छी पॉलिसीज़ नहीं है, जिनकी वजह से कोई इकोनॉमिक चेंज आ नहीं पा रहे हैं। तो गरीब इंसान जो है वो गरीब ही रह जा रहा है। अब मजबूरी में ये इंसान माइग्रेट करता है, पर अगर आप देखो तो कोई इंसान माइग्रेट करता क्यों है? अच्छी जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे पैसे के लिए। पर प्रॉब्लम ये है कि यही लोग जब वापस जाते हैं तो कास्ट या फिर जाति के ऊपर वोट डालते हैं। आज भी बिहार के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान और जातिवाद के ऊपर बात होती है पॉलिटिक्स में, ना कि डेवलपमेंट पर। लालू यादव ने बिहार के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 15 से 20 साल राज कराया। इनके राज को जंगल राज कहा जाता है। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कानून की धज्जियां उड़ चुकी थी, क्राइम रेट आसमान पर था। इंसान 6 या 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकता था, इतना बुरा हाल था। लेकिन आज भी इनकी पार्टी को करोड़ों वोट मिलते हैं।
जो भी मिनिस्टर जिस भी कास्ट का जीत के आता है वो अपनी ही कास्ट के लोगों को ज़्यादातर अपनी सरकार में रखता है। तो अगली बार दूसरी कास्ट का इंसान जीत के आता है और वो अपनी कास्ट के लोगों को अपनी सरकार में रखता है। और ये खूबसूरत हसीन टॉक्सिक साइकिल ऐसे ही चलती है और बीच में बिहार बर्बाद होता रहता है। अब अगर आप इस ग्राफ को देखो तो आपको समझ में आएगा कि हर 100 रुपये जो कि सेंटर बिहार से कलेक्ट करती है उसके बदले उसके ऊपर 219 रुपये खर्च करती है। बेसिकली होता ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट से पैसे कलेक्ट करती है और फिर जिस स्टेट में ज़्यादा पॉवर्टी होती है या ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उस बेसिस पर इक्वल फंड्स एलोकेट कर दिए जाते हैं। पर यहाँ एक छोटी सी दिक्कत है, साउथ इंडियन स्टेट्स अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बट उनको सेंटर की तरफ से काफ़ी कम पैसा एलोकेट करा जाता है। इस ग्राफ में अगर आप देखो तो हर 100 रुपये कलेक्ट करने पर तमिलनाडु को रिटर्न में सेंटर की तरफ से बस 29 रुपीज़ मिल रहे हैं और महाराष्ट्र को सिर्फ 13। इस वजह से साउथ इंडियन स्टेट्स गवर्नमेंट को ये बोलती हैं कि हमारी स्टेट का पैसा बिहार और यूपी के ऊपर खर्च क्यों हो रहा है, जबकि ये स्टेट सालों से वैसे के वैसे ही हैं। अब ये डेटा जो मैंने आपको दिखाया ये बड़ा यूज़फुल बन जाता है स्टेट इलेक्शन में। कोई भी गवर्नमेंट को इलेक्शन जीतने के लिए किसी और को विलन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तो बिहार और यूपी वाले यहाँ पे विलन बन जाते हैं। इन पॉलिटिशियंस का कहना होता है कि ये लोग हमारे स्टेट में आ रहे हैं, हमारी जॉब्स खा रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ा रहे हैं और हम इनको इतना पैसा भी दे रहे हैं, उसके बाद भी ये अपनी स्टेट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। गोवा के सीएम ने तो ये बोला था कि गोवा को पटना के साथ रेलवे से कनेक्ट नहीं करना चाहिए वरना भिखारी बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। एक और रीज़न ये होता है हेट का कि जब बिहार और यूपी के लोग बहुत बड़े नंबर्स में दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट करते हैं तो वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। तो बड़ा नेचुरल होता है लोकल लोगों का इनको हेट करना कि ये लोग वहाँ पर आके अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया इस नैरेटिव को फैलाने में स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, तो ये जो नफरत होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट का भी साथ मिल जाता है। 2008 में महाराष्ट्र में बहुत बड़े स्केल में दंगे हुए थे और बिहार और यूपी वालों को मार मार के भगाया जा रहा था। उस वक्त पॉलिटिशियंस ये नारा दे रहे थे कि एक बिहारी 100 बीमारी। कोई भी स्टेट अगर गरीब होता है तो उसके अंदर लोग बहुत सी कमियां गिन सकते हैं, इसके बावजूद किसी को एक ग्रीन पास नहीं मिल जाता है रेसिज्म करने का, क्योंकि जो बिहार हिंदुस्तान के लिए है वही हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए है। जो बातें हम बिहार के लिए बोलते हैं वही बातें पूरी दुनिया हिंदुस्तान के लिए बोलता है। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। गरीबी और गंदगी में हम कई अफ्रीकन नेशन से भी नीचे हैं। तो अगर हम बिहारी लोगों के साथ रेसिज्म को नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो हमारे साथ भी कभी फॉरेन में रेसिज्म हो तो हमें रोना नहीं चाहिए।